Mutual fund investments are subjected to market risks. Please read all scheme related documents carefully. ऐसा आपको हर म्यूचुअल फंड ऐड के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हम इस बात को यहाँ पे इग्नोर करते हैं। एज ए रिजल्ट हमें इस साल अप्रैल 23 को एक काफी बड़े म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से यहाँ पे एक काफी बड़ा शॉकिंग अनाउंसमेंट देखने को मिला। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो कि काफी बड़ा फंड हाउस है, उसने अपने 6 डेट फंड स्कीम्स को यहाँ पे बंद किया, जिसकी वजह से मार्केट में लोगों का अराउंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का यहाँ पे फंड यहाँ पे लॉक इन पीरियड में चला गया। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो अगर आप किसी भी डेट फंड या फिर बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको उसके रिलेटेड पोटेंशियल रिस्क के बारे में उससे पहले अवेयर होना है, अदरवाइज आपको भी ऐसे कुछ एडवर्स कंडीशंस यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेट फंड के बारे में एक जेनरिक आइडिया लें तो ये एक फिक्स्ड इनकम टूल है, जिसकी मदद से आप रेगुलर इंटरवल में एक फिक्स्ड इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में भी काफी मदद मिलेगा, और अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड के मुकाबले गवर्नमेंट बॉन्ड में लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसे एक सेफर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी डेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके रिलेटेड कुछ पोटेंशियल रिस्क हैं जिसके बारे में अवेयर होना है। तो आपको उससे पहले अगर इसके कुछ फायदों के बारे में बोलें तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो काफी कम है, जिसकी वजह से आप एफडी के मुकाबले काफी कम पीरियड में अपने फंड को यहाँ पे डीएलोकेट कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे अपने फंड्स को फिर से डिप्लॉय करने का काफी अच्छा मौका मिलता है। इससे आप अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल को भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिक्स्ड इनकम इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे काफी कम रिस्क आपको दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको फंड के रिलेटेड काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। यहाँ पे आपको 2 तरीके के पे आउट ऑप्शंस मिलते हैं, एक है ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा है डिविडेंड ऑप्शन। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे डेट फंड को प्रीफर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ग्रोथ ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आप एनएबी में होने वाले ग्रोथ को यहाँ पे फैक्टर इन कर सकते हैं, और आपको इससे डिविडेंड पे आउट ना होने की वजह से आपको काफी अच्छा जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो देखने को मिल सकता है। और अगर आप एनुअलाइज्ड एवरी ईयर कुछ फिक्स्ड इनकम जनरेट करना चाहते हैं और आपका जो गोल है वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसके लिए आप डिविडेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे आप एक फिक्स्ड इनकम के साथ साथ काफी जल्द अपने डेट फंड को यहाँ पे रिडीम करने का आपको एक मौका भी मिलेगा। तो इसके बाद हम कुछ पोटेंशियल रिस्क के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जो सबसे पहला रिस्क है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिसकी वजह से आपको बॉन्ड प्राइस में काफी जल्द एक फ्लक्चुएशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर इसे डिटेल में समझे तो ऐसा एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफी कम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको बॉन्ड प्राइसेस में काफी उछाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सपोज आपका जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 4 to 5% है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे यहाँ पे आप एवरी ईयर अराउंड 7 to 8% तक यहाँ पे इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली जब कभी इंटरेस्ट रेट में एक उछाल आता है, यानी कि एक इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे, तो उस टाइम पे लोग बॉन्ड में से अपना जो पैसा है उसे एफडीज में यहाँ पे शिफ्ट करने के बारे में प्लान करते हैं। तो ये एक काफी बड़ा रिस्क है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करना है। इसके बाद री इन्वेस्टमेंट रिस्क और कॉलेबल बॉन्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ फंड हाउसेस हैं जो कि अपने बॉन्ड्स को मैच्योरिटी डेट से पहले यहाँ पे रिडीम करने के बारे में सोचते हैं। उस सिनेरियो में आपको जितना यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है उससे ज्यादा यहाँ पे पेमेंट किया जाता है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आपको उस टाइम पे एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना दिखाई दे तो आपका जो फंड है वो आपके लिए काफी बुरा साबित हो सकता है, और आपको री इन्वेस्टमेंट रिस्क को ध्यान में रखते हुए इस बात को यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। अगर आपके पास एवरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई भी री इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आपको यहाँ पे डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्लान करना है। इसके बाद अगर हम इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंसिडर करते हैं और बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है उसके रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन डे बाय डे यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे नेट अपना जो इंटरेस्ट इनकम है उसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सपोज आपका जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रिस्क है, रेट है वो अराउंड 6 to 8% है, और अगर आपका जो बॉन्ड है उससे ज्यादा यहाँ पे आपको इनकम जनरेट नहीं कर रहा तो आपको यहाँ पे
डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना है। अगर आपका जो बॉन्ड ड्यूरेशन है वो काफ़ी बड़ा है, वो भी आपके लिए काफ़ी बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपको इन्फ्लेशन में एक काफ़ी बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी जो इन्फ्लेशन आपको अराउंड 6% के करीब दिखाई दे रहा है, वो आगे आपको 8 to 10% के बीच वेरी होता हुआ दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में आपका जो डेट फंड है वो आपके लिए यहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट करेगा, जिसे आप यहाँ पे नेट इनकम के तौर पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा रिस्क हमें यहाँ पे डेट फंड में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। जब कभी आप किसी भी डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फर्म यानी गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट उस फंड का यूज करते हुए आगे अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान करती है, और जब कभी आपको उस फंड हाउस को आपको वो लौटाना होता है, अगर वो उसे डिफॉल्ट करती है यानी कि उसे वो डिफॉल्ट करती है तो आपका जो फंड है वो डूबने का यहाँ पे खतरा यहाँ पे मंडराता रहता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स में यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज आपको कुछ सिनेरियोस में यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड के केस में आपका जो फंड है उसे आप डिफॉल्ट करता हुआ यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि रिसेंटली हमें DHFL और येस बैंक के B1 बॉन्ड्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कुछ रेटिंग अपग्रेड और डाउनग्रेड के बारे में बात करें तो ज़्यादातर केसेस में रेटिंग डाउनग्रेड होने की वजह से फंड्स यहाँ पे अपना जो पेमेंट है उसे डिफर करते रहते हैं, और यहाँ पे एक डिफॉल्ट का खतरा हमें आगे यहाँ पे दिखाई देता है, जैसा कि हम ADAG ग्रुप का जो बॉन्ड्स है उसके केस में यहाँ पे देख सकते हैं। और इवन आपको येस बैंक और DHFL के बॉन्ड्स के केस में भी रिलेटिवली क्रिजिल और कुछ डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज के साइड से रेटिंग में डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। तो आपको उन सब बॉन्ड्स को यहाँ पे अवॉइड करना है जिनकी क्रेडिट रेटिंग डे बाय डे, मंथ बाय मंथ यहाँ पे घटता हुआ आपको दिखाई दे। आपको सिर्फ उन सब बॉन्ड्स को सिलेक्ट करना है जिसका जो रेटिंग है वो एटलीस्ट BBB या फिर AA के ऊपर हो। अदरवाइज आपका जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें आपको एक काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ सकता है, और इवन आपका जो पूरा अमाउंट है उसे भी आपको यहाँ पे गंवाना पड़ सकता है। इसके बाद अगर आखिरी रिस्क के बारे में बात करें जो कि लिक्विडिटी रिस्क है, उसके वजह से ही हमें फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो डेट फंड क्राइसिस वो देखने को मिला। अगर आपका जो फंड हाउस है उसका लिक्विडिटी काफ़ी कम है, यानी कि उसका जो AUM काफ़ी कम है और रिडेम्पशन प्रेशर की वजह से कभी भी वो फंड बंद हो सकता है, तो उन सिनेरियो में आपको उस फंड हाउस में अपना इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना है। आपको ऐसे फंड हाउस सिलेक्ट करने हैं जिसका फंड में काफ़ी अच्छी कैश फ्लो मेंटेन हो और यहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस का खतरा कम से कम हो। इसके लिए आप यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे बड़े बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर NBFC को यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूचुअल फंड जैसे अगर आपको यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का कोई भी डेट फंड यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखे यहाँ पे NCDs के तौर पे, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छा है तो आपको रिडेम्पशन प्रेशर की वजह से इसमें कोई भी फंड प्री मैच्योरली क्लोज होता हुआ देखने का चांस यहाँ पे काफ़ी कम होता है। तो आपको ऐसे कुछ फंड्स सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको मैच्योरिटी डेट से पहले फंड क्लोज होने का खतरा काफ़ी कम से कम यहाँ पे दिखाई देता हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे फ्रैंकलिन की तरह यहाँ पे डेट फंड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी भी डेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके जो ग्लोब स्टेटमेंट्स है यानी कि उसका जो फ्यूचर प्लान्स है वो किस चीज़ के लिए अपना फंड रेज करना चाहता है उसे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। अदरवाइज आपका अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत साबित होता है तो आपको इस वजह से काफ़ी बड़ा यहाँ पे नुकसान आगे के टाइम यहाँ पे उठाना पड़ सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और नीचे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है और हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी लाने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। नीचे अपना फीडबैक एक लाइक और कमेंट के तौर पे जरूर दें, क्योंकि इससे हमें अपना वीडियोस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद मिलती है। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।